कॉम्प्लेक्स नंबर हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं लेक्चर 1 से। ठीक है, रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल इस चैप्टर में हम यही सब कवर करेंगे कि क्या क्या चाहिए और इसको इस तरह से डिनोट करेंगे और इसको आयोटा बोलेंगे। तो आयोटा यहाँ से बना, ठीक है, और इधर कितना 2 आयोटा। तो फाइनली आप पाएंगे कि आयोटा, तो एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ से निकालेंगे आप। अब थीटा के लिए आपको हो सकता है क्वाड्रेंट की आवश्यकता पड़े, क्योंकि थीटा आपका थर्ड हो गया भाई, थर्ड क्वाड्रेंट है, निगेटिव दोनों है। तो अगर आप सेम इधर ही मैच करते हुए एक और पॉइंट लाएं तो यहाँ पर भी एक -3 -4 आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि हम 11th के भी टॉपिक कवर कर रहे हैं, कुछ 12th के भी टॉपिक कर रहे हैं हमारे जेई वाले बच्चों के लिए। तो आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं लेक्चर 1 से। ठीक है, रिवीजन करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे और सारी मतलब थ्रू आउट जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको एक बढ़िया तरीके से आपको चैप्टर समझ में आ जाए। तो लगभग हम वहीं से शुरू करेंगे और बेसिक से लेंगे एकदम से। तो बिल्कुल जितनी भी बातें बोलेंगे सारी बातें बहुत काम की रहेंगी, तो बिल्कुल बने रहिए। शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले जान लेना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों ये चैप्टर आया। तो अगर आपने थोड़ा सा पीछे जाएं अगर आप, तो आपने इससे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होता है, x² + bx + c = 0, जिसके 2 रूट अल्फा बीटा हुआ करते थे। तो याद कीजिए कि वहां पर एक डिस्क्रिमिनेंट होता था d, दैट इज b² - 4ac। ठीक है, और एक जगह ये निगेटिव भी होता था, समझ में आया, >0। निगेटिव होने से क्यों इतना हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ गया? बिकॉज इफ d इज <0, तो आपको पता था रूट का एक फॉर्मूला होता था ±√d/2a। याद आ रहा है? तो रूट d जो है रूट के अंदर होने की वजह से अगर आपको रियल रूट चाहिए तो आप बोलते थे कि मतलब d का पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर d निगेटिव हो गया तो क्या? तो व्हेन d निगेटिव, तो पूरा चैप्टर एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर यही है कि जब आपका d क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मान लीजिए <0 है तो यहाँ से एक सवाल लिंक कर देते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और आपस में कॉम्प्लेक्स में। तो मुझे लगता है ये आपको जानना जरूरी है। तो b² - 4ac अगर <0 होता है तो आपके 2 रूट देता है। आज के दिन आप ये बोलते हैं कि इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं आपके, क्या यही बोलते हैं? इमेजिनरी कॉन्जुगेट पेयर्स। ठीक है, एक और वर्ड जोड़ दिया मैंने, कॉन्जुगेट पेयर। तो यहाँ पर अल्फा बीटा जो है p + i आयोटा q ऐसे लिखे जाएंगे। तो अब ये चैप्टर इसीलिए समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ना, क्या होता है, सवाल कैसे आते हैं, कैसे छुड़ाए जाते हैं और जेई के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल इस चैप्टर में हम यही सब कवर करेंगे कि क्या क्या जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में थ्रू आउट सारे पॉइंट्स शुरुआत से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जान लेते हैं होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले आप जो वर्ड सुनते हो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके पूरे मतलब हमें समझने बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में बोलेंगे तो मिश्रित नंबर्स। मिश्रित नंबर को मतलब एक तरीके से समझ लीजिए इसमें ये 2 नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। देखिए आप शुरुआत से ही x एक्सिस और y एक्सिस से बिल्कुल फैमिलियर हो चुके होते हैं। तो आपके लिए 2 एक्सिस हमेशा से ही होती हैं, एक x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, हमारे लिए कितनी टोटल होती है? 3 एक्सिस को तो हम जानते हैं x y z। तो हमारी जो ये कहानी है इसका मतलब ये है 2 डायमेंशन के लिए ही कहानी है, x और y। वेक्टर, आपका वेक्टर जो चैप्टर पढ़ते हैं वहां पर तीनों डायमेंशन की बात की जाती है। तो अगर आपको याद हो कि कोई भी पॉइंट अगर हम p कहीं स्पेस में मानते हैं तो x y जैसा हम लिखते हैं, इसको हम एब्सिसा, ठीक है, और इसको ऑर्डिनेट पुकारते हैं, सबको पता है। तो बात यह है कि यही एब्सिसा और इनको ही इधर के नाम पर हम आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। ठीक है, जो वहां पर कार्टेशियन एक्सिस होती हैं वो यहाँ पर ये कहलाते हैं। और होता कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ नाम का हेरा फेरी है, आप समझ लीजिए। इसको वहां पर रियल एक्सिस बोलेंगे आज के दिन कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। अब इमेजिनरी और रियल एक्सिस का क्या मतलब है सर? इमेजिनरी एक्सिस का मतलब ये है कि आयोटा के साथ वाला पार्ट जो होता है वो इधर लिखा जाता है, यानी कि आयोटा वाली एक्सिस ये है और रियल नंबर्स की एक्सिस ये है। जैसे कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय, पहले से यहां लिख लेते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय जेड इज इक्वल टू x + आयोटा y।
तो यहाँ पर z अगर आप x प्लस आयोटा y लिख रहे होते हैं तो इसका तात्पर्य ये होता है कि ये एक तरीके से कार्टेशियन में x y को दिखाता है, इसे आप ऑर्डर्ड पेयर बोल देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहीं से आपकी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिंक हो सकती है ना, फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगर आप जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये चीजें करनी आनी चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिंक हो जाती है यहाँ से, ठीक है। चलिए अब जैसे कि मान लीजिए मुझे 2 + 3 आयोटा दिखाना पड़े, तो 2 + 3 आयोटा का मतलब क्या है, देखिए 1 2 3 नंबर आपके इधर होते हैं, है ना। इसी प्रकार 1, इसी प्रकार आयोटा एक्सिस होगी इमेजिनरी, तो यहाँ पर आयोटा हम शुरू करेंगे 2 आयोटा और 3 आयोटा। तो इस तरह से कहानी चलती है। जैसे मान लीजिए आपको 2 + 3 आयोटा बनाना है, 2 + 3 आयोटा कहाँ मिलेगा, पॉइंट ये। तो आप आई होप समझ ही गए क्योंकि ये कहानी आप बहुत पहले कर चुके हैं। तो मान लीजिए 2 + 3 आयोटा ये होगा, यानी कि 2 डिस्टेंस यहाँ चले, रियल पर चले, और 3 हम इमेजिनरी पर चले, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें मिल गया। अच्छा बात ये है, यहीं पर खत्म नहीं हुई। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं, ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। ये रियल एक्सेस है, ये इमेजिनरी एक्सेस है, आयोटा वाली एक्सेस। अब आयोटा आया क्यों हमारी जिंदगी में, तो पहले पॉइंट से अब शुरू करते हैं हम कहानी हमारी। तो किसी दिन क्या हुआ, जब भी हम आज के दिन तक आपको याद होगा कि x² + 1 जैसी इक्वेशन जैसे हमारे सामने आती है कई बार, तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो हम ये बोल देते हैं कि x² = -1, लेकिन हम बोल देते हैं ये तो x² तो हमेशा पॉजिटिव होता है, -1 क्यों, तो ये सिर्फ रियल लोगों के लिए होता है। लेकिन ऐसे है एक नंबर हमने डिफाइन किया आगे चलकर, जिसको हमने अपने आप में x = खुद एक नंबर जैसा या रिप्रेजेंटेशन जैसा समझ लीजिए बना लिया, कि हमने बोला आज से हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे और इसको आयोटा बोलेंगे। तो आयोटा यहां से बना, ठीक है। यानी कि कभी भी जब, है ना, किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव के बराबर हो जाए, ठीक है, तो वहां से आयोटा आना बिल्कुल निश्चित है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी दिन √−a² अगर आया है, दैट मीन्स a आयोटा आएगा बाहर, ठीक है। मॉड a लगा लीजिए आप, मॉड a आयोटा। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आयोटा क्या है। तो सबसे पहले इसे हम पुकारते हैं आयोटा, इसकी बड़ी बड़ी डिग्रीज और ये सब हमें जान लेनी चाहिए। तो आइए, तो अब हम जान चुके हैं आयोटा क्या है और पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी चीज, आयोटा, आयोटा की वैल्यू होती है √−1, सब जानते हैं। एक बार अगर स्क्वायर कर दें तो मुझे लग रहा है -1 होगा, एक बार और करके देखते हैं तो i² × i = कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा। एंड देन एक बार और करते हैं 4, कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, ठीक है। i² का स्क्वायर कर दें तो 1 आ रहा है। इसी प्रकार i5 अगर निकालें तो मुझे लग रहा है i⁴ × i कर सकते हैं, दैट इज i। इसी प्रकार i6 करके देखो, मैं बस हायर डिग्रीज कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा रहे हम, ठीक है। तो ये हो सकता है i⁴ × i², तो 1 × -1 बोले तो -1, और i⁴ कर लेते हैं तो i⁴ × i⁴, i⁴ आप 1 होता है, i⁴ कितना होता है, माइनस आयोटा होता है, तो कितना आ गया, माइनस आयोटा। इसी प्रकार आयोटा की पावर 8, ये मैं जानबूझकर ऐसे लिख रहा हूँ, तो ये आएगा 1। अब कुछ खास चीजें इसकी डिग्रीज में जो हमें पकड़नी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी आदमी है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, आयोटा को अगर हम आयोटा ही ले रहे हैं तो एक पैटर्न चल रहा है 4 के कॉम्बिनेशन में, आयोटा के बाद -1 के बाद माइनस आयोटा के बाद 1 आया, यानी कि एक पूरी 4 के पेयर में घूम रहा है। आप फिर से देखिए, आयोटा आया, उसके बाद -1 आया, माइनस आयोटा आया, एंड देन 1 आया। क्या ये वापस रिपीट नहीं कर रहा खुद को, i -1 माइनस आयोटा? तो इसका मतलब ये हो रहा है 4 के पीरियड पे ये रिपीट कर रहा है। तो यहाँ से बात समझ में आ रही है। एक और चीज समझ में आ रही है कि i × 4 × n = always 1 if n lies in integer। बात समझ में आई। दूसरी चीज ये है, पहला रिजल्ट कि सम ऑफ any 4 consecutive powers of iota, ठीक है, is 0। दैट मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कोई भी 4 लोगों को जोड़ के देखिए आप, इसका मतलब ये है, इनका कहने का मतलब कहीं से भी उठाइए आप, i6 + i7 + i⁴ अगर आप जोड़े तो आप पाएंगे कि ये 0 हो गया है, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो i⁴ कितना हो जाएगा, i⁴ 4 × i, तो i⁴ कितना होगा, -1, क्योंकि i⁴ 1, i² -1, फिर ये कितना हो जाएगा, ये माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये +1। फाइनली आप पाएंगे कि अरे तो 0 हो रहा है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तीसरी चीज एक और,
एक और बढ़िया सा होता है 1 प्लस आयोटा, जो क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा भी कुछ होता है, और चेक करते हैं। तो आगे आप कॉन्जुगेट पढ़ते हो, ठीक है, उसका भी मैं बता देता हूं। अगर आपके पास a प्लस बी आयोटा है, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट अगर a माइनस बी आयोटा से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है भाई, ठीक है। आगे चलकर आपको पता चलेगा कि ये z है और ये z बार है, और दोनों का मतलब मॉड z स्क्वायर होता है। तो ये भी आप एक बात याद रखें अभी से। तो यहाँ पर अगर मैं इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको पता चलेगा कि 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस 1 नीचे हो जाएगा अगर आपको पता चल गया हो तो, और दूसरा 1 प्लस आयोटा से मिले तो इसका स्क्वायर, तो फाइनली 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, एंड देन आप सॉल्व करेंगे तो 2, तो आई स्क्वायर और माइनस 1 हो जाएगा, और इधर कितना 2 आयोटा, तो फाइनली आप पाएंगे कि आयोटा। तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ से कि आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि आयोटा जो है, ठीक है, अगले स्लाइड में लेते हैं तीसरी बात से, कि आयोटा खुद आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 है, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू यदि इसका दूसरा रूप है एक तरीके से। इज इट क्लियर? इस पर सवाल बनाए जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज आपको एक बात और समझ में आ गई कि आई की पावर 4n प्लस आई की पावर 4n प्लस 1 प्लस आई की पावर 4n प्लस 2, कोई भी 4 डिग्रीज का सम हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? आई की पावर 4n 1 होता है। यहां तक बात हो गई, कॉन्जुगेट की बात भी हो गई, ठीक है। अब सवाल इस पर बन जाएंगे, हम सवाल एक साथ ही कर लेंगे। चलिए, आयोटा के बारे में इतनी जानकारी जानने के बाद उसकी हायर डिग्रीज भी आप कुछ याद रखें, जैसे कि यहाँ पर आयोटा की डिग्रीज सीक्वेंस में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो आयोटा के बाद अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर वापस आते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता था। आयोटा की इतनी जानकारी सफिशिएंट है, ठीक है। एक और चीज है कि आयोटा की हायर डिग्री भी कई बार निकालने को आ जाती है, जैसे आई की पावर एक साथ 1900 निकालना है, तो एक चौथा पॉइंट और लिख लें आप कि आई की पावर n, जबकि n आपका मतलब बहुत बड़ा हो, लगभग 4 से बड़ा कोई भी निकालना हो, तो ये क्या आएगा? आइए इस पर बात करते हैं। तो आपने पहले एक चीज और देखी कि इसका पीरियड 4 है, यानी कि 4 के बाद अपनी वैल्यूज को सर्कुलेट कर रहा है, घुमा रहा है बार बार। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर n को 4 से 4 से डिवाइड मार देना है, कुछ ना कुछ आपका यहाँ पर आएगा, क्यों मान लेते हैं, और कुछ रिमाइंडर भी आएगा। देन आप ही बताइए, हम यहाँ पर n इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस लिख सकते हैं, 4q प्लस r लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से अगर हम i की पावर n अगर ढूंढ रहे थे तो उसको हम लिख सकते हैं 4q प्लस r। फिर आपको पता ही है कि i की पावर 4 अंदर ले लूँ और इसको थोड़ा सॉल्व करूँ मैं, इंटू i की पावर r हो जाएगा, है ना, अलग। i की पावर 4 कितना होता है? 1, 1 की पावर q इंटू i की पावर r, तो फाइनली i की पावर r। तो एक काम करिए आप, कहने वाली बात यह है कि i की पावर n अपने आप इसके बराबर बचता है, वेयर r इज, r तुम समझ गए, r इज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइड n इज डिवाइडेड बाय 4। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर i की पावर 2022 निकालना है, ठीक है, 2022 चल रहे हैं, निकालना है, तो क्या करना है आपको? 4 से पहले तो डिवाइड कर देना है 2020 को, मन में कर देना है। तो देखिए क्या बचता है, ठीक है, कितना बचा? 4 5 1 मिनट, क्या कर दें मैंने, 20, ठीक है, और फिर 0, नहीं कितना आएगा, 5 बार गया पूरा पूरा, तो 0 लगाना पड़ेगा, 2 2, और 4 5 20, तो रिमाइंडर आ गया 2, सही है ना। तो रिमाइंडर 2 का मतलब क्या हो गया कि इसकी वैल्यू आई स्क्वायर के बराबर, आई स्क्वायर कितना? -1। तो यानी कि किसी भी बड़े आयोटा के नंबर को आप एक सिंपल फॉर्म तक, वो 4 जो हैं, 4 तो रहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म, वहां तक ले जा सकते हैं। चलिए और कुछ बातें हैं आयोटा की, पांचवी छठी बात, जैसे मान लीजिए 1 अपॉन आयोटा को हमें माइनस आयोटा लिखना चाहिए, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। आयोटा का बार अगर देखा जाए तो, है ना, या मॉडुलस ऑफ आयोटा देखा जाए तो 1, वगैरह वगैरह बातें हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको काम आ सकती हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें। इंपॉर्टेंट चीज इज कि पीछे जो आपने 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा किया, ये आपका आयोटा ही होता है, ये बहुत काम का है, कई बार सवालों में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पर वापस आते हैं। तो हमने ये देख लिया कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z से रिप्रेजेंट हो रहा है, और x में रियल पार्ट भी उसके पास आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट बैठा है। इतना बात आप सबका क्लियर है कि नहीं? और इसको आप समझने का प्रयास करें। इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर आपकी x एक्सिस और y एक्सिस इस तरह से रहते हैं, तो आप अगर जनरल कहीं पर z आप मार्क कर रहे हैं ऑर्गन प्लेन पर,
तो ये x प्लस आयोटा वाई लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x जो है आपको पता है यहाँ तक की डिस्टेंस है मान लीजिए, तो x और यहाँ तक की डिस्टेंस y। तो आप एक काम और कर सकते हो, r और थीटा जैसे लोग दो r आप और पढ़ते हैं पोलार, ठीक है, तो यहाँ से अगर ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस को हम मेजर करें इस पॉइंट को, तो उसको हम r लिखते हैं हमेशा, और एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है वो थीटा लिखते हैं। तो ये बात ये है कि अगर कार्टेशियन में देखिए तो ये x, y दिखेगा, बट अगर हम इसको इसी तरह पोलार में देखें तो यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से मिलकर बना होता है, उसके दो पार्ट बहुत जरूरी हैं, एक है उसका मॉडुलस और एक है उसका आर्ग्यूमेंट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को हम मॉड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यही r होता है, और आर्ग्यूमेंट को हम, है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यही थीटा होता है एक तरीके से। अब यहाँ पर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जरूरी है, जो आर्ग्यूमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पर, दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थीटा यहाँ पर पाई से और माइनस पाई के बीच में, मैं इसी के लिए बात करूंगा, ठीक है, कुछ इस तरह से माइनस पाई टू पाई है, सॉरी, ठीक है, बात ये लिख लेते हैं, यहाँ पर थीटा आर्ग्यूमेंट जेड है। अब बात समझें कि ये थीटा है क्या और ये पूरी कहानी क्या है, तो आओ थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप देखिए एक मिनट, तो x डिस्टेंस ये हो गई और y डिस्टेंस ये, ठीक है, तो आपको साधारण से यहाँ रिलेशन मिलेंगे दो, एक r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स मॉड जेड ही तो r था, मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, ये तो बात सबको पता ही है ना कि ये x को यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं, रियल जेड बोलते हैं, एंड y को इमेजिनरी ऑफ जेड बोलते हैं, इसमें तो किसी को तो कोई दिक्कत नहीं कि जो रियल एक्सिस पर हम जितना डिस्टेंस चलते हैं उसे रियल पार्ट ऑफ जेड बोला जाता है, और जितना इमेजिनरी हम चलते हैं तो उतना इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोला जाता है। अच्छा, तो मॉड जेड की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आ रही है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बिल्कुल ये बिल्कुल वही चीज है जो आपने पोलार में पढ़ा होता है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक मिनट टैन थीटा में लेता हूँ यहाँ पर, तो टैन थीटा से मुझे थीटा मिलेगा, मॉड वाई बाई एक्स बोल देता हूँ मैं, आप जरूर लगाना थीटा निकालने के लिए, कभी आर्गुमेंट निकालना होता है आपको, तो यहां से tan थीटा से थीटा निकालेंगे आप। अब थीटा के लिए आपको हो सकता है क्वाड्रेंट की आवश्यकता पड़े, क्योंकि थीटा आपका पूरे क्वाड्रेंट यानी कि 2 पाई डिग्री में कितना भी घूम सकता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहेगा तो आपका थीटा आर्गुमेंट जेड जो रहेगा वो थीटा के ही बराबर लेना पड़ेगा, यानी कि आर्गुमेंट जेड अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले क्या ले रहे हो, दैट इज थीटा, लेकिन अगर आर्गुमेंट जेड आप सेकंड क्वाड्रेंट का ले रहे हो तो आपको पाई माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। अगर आप तीसरे क्वाड्रेंट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जेड लिख रहे हैं तो आपको माइनस पाई प्लस थीटा लिखना चाहिए, एंड आप फोर्थ में है अगर तो आर्गुमेंट जेड आपका माइनस थीटा लिखा जाएगा, जबकि थीटा कहाँ से मिलेगा, ये रहा फॉर्मूला। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी, और ये बहुत जरूरी है, यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। थीटा आप यहाँ से कैलकुलेट करें मॉड लगाकर, और देन अकॉर्डिंग टू, है ना, क्वाड्रेंट आपको लिखना है, पहले क्वाड्रेंट में है तो थीटा, दूसरे में तो पाई माइनस थीटा, तीसरा माइनस पाई प्लस थीटा, और इधर थीटा माइनस थीटा, क्योंकि आपके लिए थीटा के लिए शर्त है माइनस पाई से पाई में रहना, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट जेड, तो यहां से आप लिखेंगे, है ना, एंड ऑल्सो रिटन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, रिटन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट लाइज, ठीक है, ये बात कह रहे हैं। और मॉड जेड इज इक्वल टू आर का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, मॉड जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए, तो इसका मतलब दो चीजें का बहुत जरूरी है रहना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, मॉड जेड और आर्गुमेंट, ठीक है, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले देखकर आपको ये दो चीजें कैलकुलेट करना आना चाहिए। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दो पर। तो मैं आपके सामने कुछ सवाल लिखूंगा और मैं बोलूंगा आप इनके आर्गुमेंट और मॉड जेड दोनों लिखें, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर जैसे कि क्वेश्चन है, राइट मॉड जेड एंड आर्गुमेंट जेड फॉर फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। चलिए, तो पहला देखते हैं हम, कोई भी एक एग्जांपल लेता हूं मैं अपनी तरफ से। मान लीजिए मेरा जेड है 1 प्लस रूट 3 आयोटा, दूसरा लेते हैं जेड इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 3 आयोटा, तीसरा लेते हैं, इधर ले लेते हैं जेड इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा, चौथा ले लेते हैं
सेम ही हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं। z इज इक्वल टू -√3 माइनस आयोटा, और पांचवा इसी प्रकार आप जल्दी से बताएंगे फिर, z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा। ऐसा कई सारे हैं, इनके सबको आपको लिखने हैं जल्दी जल्दी मेरे साथ, फटाफट कोऑर्डिनेट भी आपको देखना पड़ेगा, जल्दी से बताएंगे। तो 1 + √3 आयोटा, देखिए अगर आपका पता ही, आपको कोऑर्डिनेट बताने की आवश्यकता है क्या मुझे, आयोटा के साथ हमेशा y होता है, तो आप यहाँ पर मैं बता देता हूँ, विद साइन देखेंगे तो ये x है और प्लस आयोटा y लिखा जाता है, तो आपको x और y के साइन देखने हैं, जिससे आपका कोऑर्डिनेट क्लियर हो जाता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट है। बिल्कुल, इज इट क्लियर? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के लिए मॉड जेड निकालते हुए कई बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होती, तो वो 1√3² तो कितना आ रहा है, मॉड जेड 2 आ गया। लेकिन थीटा निकालते वक्त क्या, आर्गुमेंट निकालते वक्त उनको दिक्कत होती है, तो आपको मॉड y/x करना है, दिस अपॉन दिस, और ना बहुत सिंपल है, अपॉन, तो यहाँ से थीटा आपका जो आ रहा है वो आ रहा है π/3, बट हम क्वाड्रेंट देखेंगे, क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो थीटा ही लिखा जाएगा, यानी कि इसका आर्गुमेंट क्या आ रहा है, मॉड जेड तो 2 है, और आर्गुमेंट जेड कितना आ रहा है यहाँ पर π/3 ही आ रहा है। तो बस ये हो गया आपका इसका सवाल का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला फिर से, तो ये आप देखें कौन सा क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है ये x और ये y, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको लिखना चाहिए। तो मॉड जेड कितना आ रहा है, मॉड जेड आ जाएगा √(-1) का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3, देन अगेन मॉड जेड इज 2। अच्छा, कई लोग +-2 सोचते हैं, सर +-2 क्यों नहीं लिख रहे, मॉड जेड डिस्टेंस होता है ना, अगर आप पीछे स्लाइड पे चले, मॉड जेड या आर क्या है, यहाँ पर आर होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक तरीके से पॉइंट को ही दिखाता है, पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, एंड थीटा तो तुम समझ रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल, ठीक है, लिख लेना भाई अपने हिसाब से ना, ये वाला एंगल है आपका। चलिए एक्स एक्सेस के साथ, तो इस प्रकार से ये हो गया, तो tan थीटा आप पहले निकाल लें, तो tan थीटा कैसे निकालेंगे, मॉड लगाकर √3 आप बस लिख लें, -1 से कोई दिक्कत नहीं, थीटा आ रहा है अपना π/3, लेकिन आर्ग्यूमेंट लिखते वक्त आपको पाई माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हैं आप, तो पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस π/3, तो एंगल आएगा 2π/3, और आप खुद जानते हैं ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आप खुद बना कर देखें, अगर आपका पॉइंट -1, √3 यहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है, यहाँ कहीं -1, √3 पॉइंट है, दैट मीन्स इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ यहाँ से 2π/3 ही रहना चाहिए ना, या कि π/3 रहना चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा, r कितना है, r2 है, यानी कि 2 डिस्टेंस पर, तो बेसिकली कितने एंगल पर झुका हुआ है और कितना ओरिजिन से डिस्टेंस रख रहा है, ये हमें बेसिकली जानना होता है। तो आप एक तरीके से इसको कॉम्प्लेक्स नंबर समझिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये पूरा चैप्टर हो जाता है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इजी है, आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत आसान चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप कोनिक सेक्शन, सर्कल वगैरह अगर पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट आने वाले टाइम में आपको यूज होंगे। चलिए, जैसे ये लिखना है तो मुझे पता करना पड़ेगा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, जल्दी से कोई क्वाड्रेंट बताए, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो अगेन सेकंड क्वाड्रेंट है मुझे लग रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो फिर से मॉड जेड कितना आ जाएगा, मॉड जेड आ जाएगा 2, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3। अच्छा, tan थीटा आज 1/√3 आ रहा है, मॉड लगाकर ही ले रहे हैं हम, तो थीटा यहाँ से आ रहा है π/6, बट आर्ग्यूमेंट है क्या, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा, एंगल फाइनल कितना, π/6 आर्ग्यूमेंट। इसी प्रकार आप और भी सवाल लगा सकते हैं, यहाँ पर भी मॉड जेड कितना आ रहा है, 2 ही आएगा, बट आज क्वाड्रेंट इसका देखा जाए, क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या सबको दिख रहा है, तो क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, या सॉरी थर्ड हो गया भाई, एक मिनट करेक्ट कर लें, थर्ड क्वाड्रेंट है, निगेटिव निगेटिव दोनों हैं। तो आप फिर से मॉड जेड आपने निकाल लिया, tan थीटा निकाल लें, 1/√3 मॉड करके ही, तो कितना आ रहा है π/6, तो आपका आर्ग्यूमेंट कैसे लिखा जाएगा, तो आर्ग्यूमेंट जेड आप लिखेंगे -π + थीटा, तो -π + थीटा इज π/6, थीटा यहाँ से कितना मिल रहा है, थीटा इज π/6, तो -6π और +π -5π/6। क्या क्लियर है? अगला आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपका क्या है। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको अगर ये लिखना आ गया तो दो बहुत काम की चीजें हैं कि मॉडुलस और आपको आर्गुमेंट लिखना आ जाए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप इनके पोलार फॉर्म है ना, डिमर्स थ्योरम वगैरह वगैरह देखेंगे, तो उनका एप्लीकेशन पार्ट जब आप करेंगे तो आपको खट से किसी भी चीज का लिखना आना चाहिए। तो आपको बातें समझ में आ गई पहली चीज, ठीक है।
आपको वैसे भी पता ही था कि z एक तरीके से x प्लस आई वाई जो आप लिख रहे हो ये एक तरीके से कार्टेशियन है, और आप फाइनली इसको z को मॉड z बदलना चाह रहे हो, z को मॉड z इंटू ई की पावर आई थीटा, जिसको बाकी लोग r इंटू ई की पावर आई थीटा बोलते थे। तो ये मॉड z ई की पावर आई थीटा नहीं, ई की पावर आई आर्गुमेंट z होता है भाई, पूरी बात ये थी। तो कहने वाली बात यह है, इसको बोल देते हैं लोग पोलार फॉर्म, क्योंकि यहां पर r और थीटा का यूज किया जा रहा है। लोग इसको बोलते थे कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, क्योंकि यहाँ x और y है हमारे पास, बहुत साधारण से सिंपल, ठीक है। तो अगर आपको यहां से यहां आना आता है ना, तो आधा काम आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का समझ लीजिए इजी हो गया, ठीक है। तो ये आपका पोलार फॉर्म होता है, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि आपको 1 प्लस आयोटा लिख रहे हैं भाई, ठीक है, z है, तो आपको जल्दी से इसको, इतना आपकी आदत पड़नी चाहिए कि इसको आप तुरंत आप इसके पोलार में ले जाएं। तो पोलार में जाने के लिए मॉड z जल्दी से मन में कितना आ रहा है, √2, और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो e की पावर आर्गुमेंट जो आएगा π/4 आयोटा, तो e की पावर तो √2 e की पावर आई π/4 लिख लेना है। ये कैसे आएगा सर, नहीं पता, तो आप बिल्कुल मॉड z और आर्गुमेंट z अगर लिखना जान गए तो कॉम्प्लेक्स नंबर यही तो होता है। यानी कि बात यह है कि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई ही मॉड z e की पावर आयोटा आर्गुमेंट z है। पूरी कहानी ये हो गई, ठीक है, बहुत साधारण सी कहानी, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर निपट जाएगा आधे में इसमें, ठीक है। बाकी फिर आपको कर्व्स याद करने होते हैं, तो आप दोनों तरफ से अगर आपको डाउट आ रहा हो तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर e की पावर आई थीटा या आर्गुमेंट z जो होता है वो ओपन होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। ये पोलार फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसको यूलर ने दिया था, तो इसको हम भी नाम दे देते हैं यूलर्स फॉर्म। तो यूलर्स फॉर्म बेसिकली यूलर ने की फॉर्म ये है। तो आपको ये जरूरी है जानना कि इस तरह से लिखना आना चाहिए। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से लिखा गया है तो आपको उसको लिखना आना चाहिए पहले तो इसमें। तो अब हम चलते हैं मॉडुलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का और आर्गुमेंट क्या होता है, ये समझ लेने के बाद हमें इनकी प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है। तो फटाफट हेडिंग देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड z, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी मॉड z बेसिकली है क्या वो भी समझ लेते हैं। तो मॉड z एक तरीके से क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम 0 0, यानी कि हर बार 0 0 से डिस्टेंस देता है हमें, ठीक है। यानी कि कल कभी निगेटिव नहीं आ सकता। तो बिल्कुल हाँ, ये दिमाग से हटा दो कि मॉड z किसी दिन निगेटिव आ जाएगा -2, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी आपको पता ही है, मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट नहीं लगाते, जबकि आपका z क्या होना चाहिए, x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अगर आपका ये है तो मॉड z ये होता है। चलिए कुछ खास बातें मॉड z की, आपने z बार पढ़ा होता है, z बार को हम कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बोल दें तो किसी भी अगर z अगर आपका वो है तो z बार क्या होगा सबको पता ही होगा, x प्लस आयोटा वाई। चलो ये कॉन्जुगेट की भी बात यहीं पर खत्म कर लेते हैं। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है देख लेते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आयोटा को आप माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दें, रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा, देन यू विल गेट देन z बार इज ऑब्टेन्ड, मिलता है। तो बहुत साधारण सी बात है कि अगर z आपका, ठीक है, कि अगर आपका z x प्लस आई वाई है तो z बार क्या होगा साहब, x माइनस आयोटा वाई होगा। बहुत साधारण चीज। अच्छा इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट ये है कि इनका जिस दिन मल्टीप्लाई करेंगे बहुत खास मल्टीप्लीकेशन है। तो z इंटू जेड बार हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। z इंटू जेड बार मल्टीप्लाई करना हम पहले ही सीख चुके हैं, x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई एक दूसरे के a प्लस बी a माइनस बी वाली फीलिंग लेने गए। तो एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर होने से ही माइनस माइनस प्लस करेगा, तो बोलने का मतलब है यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर होता है। तो बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी आपकी काम की निकल के आती है कि मॉड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। इसको यूज कैसे कैसे कर सकते हैं, यूज आप कैसे भी कर सकते हैं अपने तरीके से, वजह से 1/z बार मिल जाए, ठीक है। 1/z बार क्या आ जाएगा, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं z अपॉन मॉड जेड स्क्वायर से। किसी दिन आपको किसी क्वेश्चन में 1/z मिल जाए सिर्फ और उसको ऊपर ले जाना हो तो आप z बार अपॉन मॉड जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। वरना आप तो ऐसे लिख ही रहे हैं कि z इंटू जेड बार इज इक्वल टू,
ठीक है, इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर हमेशा होता है। तो ये खास प्रॉपर्टी। चलिए अब कॉन्जुगेट की बात उठी गई है तो हम प्रॉपर्टीज करते करते साथ साथ कॉन्जुगेट की भी बातें कर सकते हैं। चलिए मॉड जेड की और बातें। मॉड जेड इस तरह से लिखा जाता है। क्या मॉड जेड कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 Z3 आप अगर लिख रहे हैं ऐसा तो आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, ये एक बहुत शानदार प्रॉपर्टी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आपको कोई Z दे दे 1+2 आयोटा, ठीक है, डिवीजन में भी चलता है 1 माइनस आयोटा और 1+3 आयोटा, ठीक है, और आपसे बोले कि इसका फाइंड मॉड जेड, तो आपको मॉड जेड निकालने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मॉड जेड इज इक्वल टू सबको मॉड आप दे दो तो 1+ ये भी एक फंक्शन की तरह है, सबको आप मॉड जेड दे देंगे तो 1+3 आयोटा, दोनों तरफ मॉड खींचा पहले तो, ठीक है। अब आप सबका मॉड अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है। जल्दी से अगली लाइन में भी लिख सकता हूं, मैं एक ही लाइन में लिख सकता था। कितना आ जाएगा √5, इसका कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा √10 और नीचे कितना आ रहा है √2, ठीक है, √2 आ रहा है ना, √2 इससे कैंसिल, तो अल्टीमेटली कितना आया मॉडुलस 5। तो कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड भी कर रहे हैं तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। और बाकी इक्वलिटी वगैरह के लिए तो आपको पता ही कि आमने सामने हम बराबर करके रियल वो मैंने इतनी बातें नहीं बताई कि रियल हमेशा इक्वल होता है, इमेजिनरी होता है, उस पर बात करेंगे आने वाले टाइम में। तो ये खास प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड, डिवीजन भी हो तो भी चलता है। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर बहुत सारे नंबर्स हैं Z1 Z2 है ना, Z3 है ना, ऐसा है तो आप इसको आराम से मॉड Z1 अलग अलग आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समस्या वाली बात नहीं है। चलिए अच्छा, एक चीज और, तीसरी चौथी बात बहुत सारे क्वेश्चन में आती है, क्या आपका मॉड जेड बार जो है क्या वो मॉड जेड ही होता है? हाँ बिल्कुल होता है, ये बराबर ही रहता है, नहीं किसके मॉडुलस पर, कॉन्जुगेट के मॉडुलस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आप इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं जेड इज इक्वल टू, ठीक है, 2+3 आयोटा ले रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या कुछ अच्छा सा ले लें 3+4 आयोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर कहीं पॉइंट है 3+4 आयोटा, है ना। अगर मैं इसका अपोजिट कोई पॉइंट लूं, यानी कि जेड के इधर कहीं लूं, तो यहां पर एक तीसरा पॉइंट हो सकता है, इसका मैं क्या लिखूंगा, इसको आज y में आप निगेटिव हो गए, दैट मीन्स 3-4 आयोटा लिखा जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं सेम डिस्टेंस -3 इधर, ये 3 ले लेते हैं और ये 4, तो ये -4 इधर ले लेते हैं, तो अगर आप सेम इधर ही मैच करते हुए एक और पॉइंट लाएं तो यहाँ पर भी एक -3-4 आयोटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये भी जेड ही मान लेते हैं अभी के लिए। अगला इधर भी कोई आएगा -3+4 आयोटा, ठीक है, ये भी जेड है। अब बात यह है, अगर आप इसको जेड लिख रहे हो, मतलब इसकी कोई डिस्टेंस है, मान लेते हैं यहाँ पर कितनी आएगी 5 आएगी, दैट इज मॉडुलस जेड, है ना, और एंगल जो भी आ जाए tan थीटा, ठीक है, आप इधर लिख लें साइड में 4/3। अब बात यह है कि अगर जेड का यहाँ पर जेड, ये जो भी मिरर इमेज आया, मान लेते हैं इसको जेड डैश, एक तरीके से मिरर इमेज है इसका एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो मिरर इमेज जब भी होता है एक्स एक्सिस का तो हमेशा वाई चेंज होता है, वाई का साइन चेंज होता है। तो आप ध्यान से देखें कि ये जेड डैश जो हो गया वाई का साइन चेंज हो, अगर इसका हम मिरर इमेज वाई के अबाउट ले तो हमेशा एक्स का साइन चेंज होता है। तो आप ध्यान से देखें तो जेड का इधर कितना आ गया है, या आप एक तरीके से समझें तो जेड का एक तरीके से जेड डैश लिखने से अच्छा मैं कॉन्जुगेट लिख देता हूं, है ना भाई, कि जब भी आप बार लेते हैं कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमेशा मिरर इमेज एक तरीके से देता है किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। अगर इधर देखें तो ये किसका है, ये आपका क्या कहलाएगा, -z कहलाएगा। तो इसी से अगर रिलेशन करें तो ये -z है, यानी कि अगर z ये था तो -z ही है। अब इसका आप इधर ले सकते हैं या इसका नीचे ले सकते हैं बार, मतलब एक दूसरे के ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इसको आप -z बार लिख सकते हैं। तो ये आपकी पूरी कहानी हो गई। अच्छा, इनके सबके मॉडुलस बराबर हैं क्योंकि सबकी ओरिजिन से डिस्टेंसेस बराबर हैं, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, 5 5 5। तो यहां से बात समझ में आएगी कि मॉड जेड इज इक्वल टू माइनस मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड जेड बार इज इक्वल टू माइनस मॉड जेड बार, ठीक है, सब आपस में n का बराबर ही है। इज इट क्लियर? चलिए अब थोड़ी बहुत आर्गुमेंट की भी प्रॉपर्टीज है, वो भी आपको समझ लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मॉडुलस जो है के और भी कुछ फॉर्मूले मैं लिखवा देता हूं,
चलिए लिख लेते हैं चौथा पांचवा। जैसे कई बार आपको आगे चलकर मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ सकता है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, कि आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे, तो आप फॉर्मूला याद रखिए, प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, ये तरीका है लिखने का, ठीक है। अगला इसी प्रकार Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर अगर लिखना है तो मॉड Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 बार और माइनस Z2 Z1 बार, ठीक है। बाकी इनकी ये Z2 Z1 पर हम बहुत सारी कहानी बाद में करेंगे, है ना, जब हम कुछ और पढ़ेंगे। तो फिलहाल आ जाते हैं अब आर्ग्यूमेंट पर, कि आर्ग्यूमेंट की क्या सर प्रॉपर्टीज हैं। आर्ग्यूमेंट की भी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट पर वापस हम चलते हैं। तो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट Z, दैट इज थीटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम Z ले रहे हैं तो Z को मॉड Z e की पावर I थीटा लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो थीटा है इसी को हम संबोधित कर रहे हैं कि यही आर्ग्यूमेंट Z है, यानी कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना है ये दिखाता है। तो आर्ग्यूमेंट Z की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आर्ग्यूमेंट Z को आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, थीटा और दैट इज tan इनवर्स y बाई एक्स। जनरल देखा जाए तो ये होता है बिना मॉड वगैरह के, लेकिन आपने इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से निकालना सीखा है, तो बहुत जरूरी चीज है। तो आप कुछ चीजें जैसे याद कर लेनी चाहिए आपको, जैसे अगर आप देखें कि आपकी एक्स एक्सिस पर ही आपका एंगल क्या होता है, मतलब यहाँ पर थीटा देखा जाए 0 होता है, तो इसका कितना होता है π/2 होता है, ठीक है, 0 डिग्री। और यही आपकी आयोटा वाली एक्सिस होती है, यानी कि यहाँ से कुछ चीजें आपको ऐसे ही पहचान लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कल को Z इक्वल टू कोई 2 दे दिया, तो इसका मतलब इसका आर्गुमेंट कितना है, Z 0 है, सही है कि नहीं। अगर मान लीजिए कल को Z किसी ने 2 आयोटा दे दिया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका आर्गुमेंट Z कितना है, ठीक है, π/2 है यार, नहीं है 2 आयोटा कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ना, तो कितना एंगल घूम रहा है π/2। इसी प्रकार मान लीजिए सर फिर निगेटिव हो तो Z इक्वल टू -2 आयोटा होता, तो आपको ये आयोटा थोड़े छोटे छोटे आपको आने चाहिए डायरेक्ट, तो आर्गुमेंट Z कितना हो जाएगा -π/2, ठीक है, कहानी क्लियर। क्योंकि यहाँ पर e की पावर I थीटा जो होता है वो क्या खुलता है, cos थीटा प्लस I sin थीटा, ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए फटाफट। चलिए तो यहां तक क्लियर हो गया आपका आर्गुमेंट Z निकालना आप सीख गए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और मॉडुलस भी निकालना सीख गए। ये आपको बहुत काम आएगा आगे के सवालों में। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस कर लें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, फट से आप उसको यूलर फॉर्म में लिखने की, दैट इज e की पावर I थीटा, ठीक है, आप इस तरह से लिखने का प्रैक्टिस कर लें, बहुत ज्यादा आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन के 7 करेंगे और हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी, और उसके आगे हम nth रूट ऑफ यूनिटी भी पढ़ेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस भी निकालना सीखेंगे, जितना भी जेईई में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।